आज हम शुरुआत करते हैं मानव शरीर के रोगों के बारे में, और रोगों के बारे में क्या है क्या नहीं इनके बारे में जानते हैं। मानव रोग, मानव रोग क्या होते हैं? रोग से पहले हम थोड़ा स्वास्थ्य को जान लेते हैं। स्वास्थ्य क्या है? तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के बारे में हम इतना जान लेते हैं कि खुद को अच्छा रखने का मनोभाव ही स्वास्थ्य कहलाता है। खुद को अच्छा रखने का मनोभाव ही स्वास्थ्य कहलाता है। ऐसे ही रोग क्या है? तो सामान्य क्रियाकलापों को कर पाना या करने में असमर्थ होना क्या है? रोग है। जब हम अपने सामान्य क्रियाकलापों को नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई रोग है। क्लियर है? सामान्य क्रियाकलापों का ना हो पाना ही रोग कहलाता है। अब मानव रोग, मानव रोगों के प्रकार के बारे में पढ़ें तो मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हमें जन्म से है किसी व्यक्ति के अंदर, एक वो जो उसे बाद में आए, जन्म के बाद मिले। यानी कि एक होते हैं जन्मजात रोग, एक होते हैं उपार्जित रोग। जन्मजात रोग को हम आनुवांशिक रोग भी कहते हैं, और जन्म और जो उपार्जित रोग हैं ये दरअसल हमने जीवन लेने के बाद में आए हैं हमारे पास, तो इसलिए उपार्जित रोग अगर देखें तो दो प्रकार के होंगे, एक तो संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जन्मजात रोग अथवा आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? तो वे रोग जो व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं। वे रोग जो व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं, जन्मजात रोग अथवा आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। पिता को है तो बेटे में रहेगा, इस तरह ये चलते हैं। अच्छा, क्या इस पर आनुवंशिकी के नियम लागू होंगे मानव रोगों पर? तो बिल्कुल होंगे। यानी कि जंतुओं की तरह आनुवंशिक के नियम भी लागू होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसका समझते हैं कि जो कंसेप्ट है उनको समझने से पहले थोड़ी हमें बुनियादी बातें समझनी होंगी। देखिएगा, नर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? प्रश्न घुमा करके पूछता है, नर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? जोड़ी पूछी जाए तो 23 जोड़ी होते हैं, संख्या पूछी जाए तो संख्या 46 होती है। उसी प्रकार मादा में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? जोड़ी पूछा जाए तो 23 होते हैं, संख्या पूछी जाए तो 46 होते हैं। एक प्रश्न दूसरा पूछा जाता है। देखिए, यहाँ 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 4 भी हैं लेकिन हम मोटा मोटा 3 समझते हैं कि मनुष्य में, मनुष्य भी छोड़िए, नर या मादा में आइए, नर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो जोड़ी पूछे तो 23, नर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46। कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? नर हो या मादा, दोनों में 44 होती है, ध्यान रखना। देखिए, जो 46 गुणसूत्र थे उसमें 44 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। उसी प्रकार मादा में भी कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है, जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नर में 2 होते हैं, एक्स और वाई। नर में कौन होते हैं? एक्स और वाई। मादा में कौन होते हैं? एक्स और एक्स। मादा में होते हैं एक्स और एक्स, और नर में होते हैं एक्स वाई। जो मादा में होते हैं उनको हम एलोसोम्स कहते हैं, और जो नर में होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? एलोसोम्स कहते हैं। बात को ध्यान रखना कि कायिक गुणसूत्रों को अंग्रेजी में हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और लिंग गुणसूत्रों को अंग्रेजी में हम एलोसोम्स कहते हैं। आजकल परीक्षाओं में पूछे लगा है, नर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44। मादा में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44। या इंग्लिश में भी पूछ सकता है। ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड था। यहाँ से एक कंसेप्ट और समझ लेना कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और डीएनए के खंड को ही जीन कहते हैं। शब्दावली के बाद में हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले केवल कंसेप्ट को समझते हैं। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाए या लिंग गुणसूत्रों में। क्लियर है? तो आनुवांशिक रोग 2 प्रकार से, एक 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना, वो कायिक गुणसूत्र हो सकते हैं, लिंग गुणसूत्र हो सकते हैं। दूसरा एक होता है संख्या में परिवर्तन होना, जैसे 23 की जगह 24 हो जाए, वो सॉरी समझ रहे ना, जोड़ी के हिसाब से गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। एक होता है संरचना में, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होगा तो वो लिंग गुणसूत्र में भी हो सकता है,
काय गुणसूत्रों में भी हो सकता है, और जब गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होगा तो वह लिंग गुणसूत्रों में भी हो सकता है और काय गुणसूत्रों में भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, सॉरी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। देखिएगा जब हमारे यहाँ या 46 गुणसूत्र होते हैं तो वो 2n के फॉर्म में होते हैं। 2n समझ लीजिएगा नर और मादा दोनों मिला करके, जिनको द्विगुणित बोलते हैं। शुक्राणु में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनको हम स्पर्म जो होता है शुक्राणु अगुणित या हैप्लॉइड बोलते हैं। उसी प्रकार अंडाणु या एग में 23 जोड़ी होते हैं। क्लियर है? यहाँ एक चीज को थोड़ा ये समझना, ये शब्दावली है, परीक्षा में केवल आपका ग्रुप डी का प्रश्न है। तो ग्रुप डी में या मैंने और भी कई एग्जाम्स देखे हैं, प्रीलिम्स आप पेपर पढ़ोगे प्रीवियस ईयर के या किसी भी बड़े एग्जाम के प्रीलिम्स को पढ़ेंगे तो वहां शब्दावली से ही यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि शब्दावली है ही जटिल। देखिएगा जब 2n प्लस यानी कि जैसे गुणसूत्र में वृद्धि हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। जब 2 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है उसको टेट्रासोमी बोलते हैं। जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है उसको मोनोसोमी बोलते हैं। जब 2 गुणसूत्रों की कमी हो जाती है उसको नलीसोमी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, एक गुणसूत्र की वृद्धि को क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। बिल्कुल रट लीजिएगा ग्रुप डी के लिए, बिल्कुल रट लो। आपकी परीक्षाओं में बेहद 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 महत्वपूर्ण है। केवल आप रट लीजिएगा, इसको नोट्स बनाइए, लिखिए और रट लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा। एक गुणसूत्र की वृद्धि ट्राइसोमी, 2 गुणसूत्रों की वृद्धि टेट्रासोमी, एक गुणसूत्र की कमी मोनोसोमी और 2 गुणसूत्रों की कमी नलीसोमी, 3 गुणसूत्रों की वृद्धि ट्राइसोमी। देखिएगा परीक्षाओं में ये दरअसल आपको 7 पॉइंट जो दिख रहे हैं ये सातों के सातों प्रश्न हैं परीक्षाओं में। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है आपको कारण दे देगा। आप केवल याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी मतलब 21वां गुणसूत्र जो होता है एक एक्स्ट्रा आ गया होता है। क्लियर है? यानी कि संख्या में परिवर्तन आया, किसमें? 21वां जो गुणसूत्र है वो डबल हो गया है। क्लियर है? डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी को हम क्या बोलते हैं? 2n+1, यानी कि 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त नकल या अतिरिक्त कॉपी एक आ जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी कि इसमें भी 18वां गुणसूत्र अतिरिक्त होता है। पटायु सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी कि इसमें भी 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त नकल आ गई होती है। यह ध्यान समझ में आ रहा होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस XXY, यानी कि जो एक एक्स है ना एक्स्ट्रा आ गया। जब एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया क्या होगा? ट्राइसोमी, यानी कि एक्स गुणसूत्री क्या होगी? ट्राइसोमी। बात समझ में आ रही होगी। टर्नर सिंड्रोम ये 0 हो गया, X0, यानी कि यहाँ पर एक गुणसूत्र नहीं पहुंचा है। 44 तो पूरे आए लेकिन एक नहीं पहुंचा है, सॉरी एक नहीं पहुंचा है। टर्नर सिंड्रोम में ये होगा। जैकब सिंड्रोम 44 प्लस XY/Y, सुपर फीमेल 44, ये 4 बार X आ गया। अब बाकी का देखो, ये चीजें आपको यहाँ तक तो समझ में आई होंगी, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिएगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या था? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है एक अतिरिक्त गुणसूत्र होना। वो कौन सा था? 21वां। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, यानी कि 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त नकल होती है। इससे ज्यादा डाउन सिंड्रोम से कुछ ज्यादा ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। इस रोग के बारे में लैंगडम डाउन ने बताया था। लक्षण क्या है? सिर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, मुख खुला होता है, आंखें तिरछी होती है। यानी कि जो भी लोग 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त नकल वाले रोग अर्थात डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उनका सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला, आंखें तिरछी होती है, जिसको हम मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और ये पुरुषों में होता है। पुरुषों में क्यों हो रहा है? तो पुरुष जो होंगे इसके वो पुरुष नपुंसक होंगे। आगे था एक रोग जो महत्वपूर्ण था, वो था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें 44 प्लस XXY, यानी कि X गुणसूत्र की अतिरिक्त नकल हो रही है। कहने का मतलब X गुणसूत्री क्या है? ट्राइसोमी। X गुणसूत्री क्या थी? ट्राइसोमी। यानी कि नर तो है परंतु नर में नर के लक्षण नहीं होंगे, क्योंकि X गुणसूत्र किसको बनाता है? मादा को। क्लियर? जैकब सिंड्रोम जिसमें Y के लक्षण आ रहे हैं, यानी कि नर में नर के अधिक लक्षण हो रहे हैं। नर में नर के अधिक लक्षण हो रहे हैं और इनकी
प्रवृत्ति कैसी होती है? आपराधिक प्रवृत्ति होती है। क्लियर? आगे अब हम बात करेंगे इसमें संतान पैदा करने की क्षमता तो रहेगी, क्योंकि नर में ही नर के अधिक लक्षण है, और सुपर फीमेल में भी क्या होता है, एक्स एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसमें मादा में मादा के अधिक लक्षण होते हैं और संतान पैदा करने की क्षमता होते हैं। आइए अब हमने पढ़े हैं आनुवंशिक रोगों में भी वे रोग जो जीन में मतलब सॉरी गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं। संरचना में परिवर्तन के कारण हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमने पढ़ा है आनुवंशिक रोग, और वे भी वो रोग पढ़े हमने जिनमें संरचना में ना परिवर्तन होकर के बल्कि संख्या में परिवर्तन होता है। आनुवंशिक रोग होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन और एक होता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से जो आनुवंशिक रोग होते हैं हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। तो गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन दो तरह से होगा, एक तो लिंग गुणसूत्र में, दूसरा काय गुणसूत्र में। कुछ एग्जाम्पल जो डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, लिंग गुणसूत्र हीमोफीलिया और वर्णांतता, यानी कि हीमोफीलिया और वर्णांतता जो रोग होते हैं वो दरअसल लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होते हैं या संरचना में परिवर्तन के कारण होते हैं। कायिक गुणसूत्रों के लिए आएगा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, केराइटोचैट और एल कैप्टोन्यूरिया। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। विशेषकर बता रहा हूं कि जो जनरल साइंस के जितने भी वीडियो में अपलोड करूंगा उनको नोट्स बनाइएगा, रट लीजिएगा, पेपर में प्रश्न आएगा तो जरूर पूछा जाएगा। हीमोफीलिया, लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, पहले रोग पढ़ रहे हैं हम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दरअसल लिंग गुणसूत्रों की संरचना में जो परिवर्तन हो जाता है उसके कारण होता है। तो लिंग गुणसूत्र हमारे कौन होते हैं, एक्स या वाई। इनमें एक्स या वाई गुणसूत्रों में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का हुआ था, तो शुरुआत भी हम वहीं से मान लेते हैं। क्लियर है? रानी विक्टोरिया को हुआ। रानी में गुणसूत्र कौन से होंगे, महिलाएं तो एक्स और वाई। कौन से होंगे, एक्स और वाई या एक्स एक्स, बताइए कौन से होंगे, एक्स एक्स, क्योंकि नर मादा में कौन से होते हैं, एक्स एक्स, और सॉरी एक्स नाल, एक मिनट, मादा में कौन से होते हैं, एक्स और एक्स, और नर में कौन से होते हैं, एक्स वाई। क्लियर है? तो ये किस में हुआ, महारानी विक्टोरिया में, यानी कि एक्स एक्स में। तो विकृति किस गुणसूत्र पर आएगी, एक्स पर। क्लियर है? हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र की खराब जीन के कारण आता है। लक्षण क्या है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। उपनाम इसको शाही रोग भी कहते हैं क्योंकि ये रानी विक्टोरिया को हुआ था। ये थोड़ी चीजें आप समझ लीजिएगा कि वाहक मादा है तो विकृति एक्स पर आई है, जिसको हमने एक्स डॉट से दर्शाया है, और सही स्वस्थ जो गुणसूत्र है वो एक्स है। वाहक मादा को हम एक्स डॉट एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। रोगी मादा है तो एक्स के ऊपर दोनों पर आ जाएगा डॉट। सामान्य है तो किसी पर नहीं आएगा। नर है, सामान्य नर है तो एक्स वाई रहेगा, और रोगी नर है तो एक्स वाई रहेगा। आप ऐसे समझ लीजिए। क्लियर है? रोगी है तो एक्स डॉट वाई रहेगा। क्लियर है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन, ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। जो हीमोफीलिया से पीड़ित होंगे उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा, इसलिए ऐसे रोगियों में कृत्रिम रूप से रक्त का थक्का बनाया जाता है, अथवा ऐसे रोगियों में कृत्रिम रूप से रक्त का बहना रोका जाता है। एक प्रश्न है, हीमोफीलिया की वाहक मादा का विवाह किसी नर सामान्य पुरुष से हो जाए तो रोगियों जो संतानें होंगी उसमें रोगी कितनी होंगी, सामान्य कितनी होंगी और वाहक कितनी होंगी। देखिएगा, वाहक मादा है, मादा कैसी है, वाहक। जब वाहक है तो क्या होगी, एक्स डॉट एक्स, और पुरुष कैसा है, सामान्य नर, तो क्या होगा, एक्स वाई। देखिएगा, एक्स डॉट एक्स और एक्स वाई, संतान होगी कौन कौन सी,
एक्स डॉट एक्स, फिर होगी इससे और इससे एक्स डॉट वाई, फिर होगी एक्स एक्स, फिर होगी एक्स वाई। आप देखिए इसमें ये कैसी है, वाहक मादा, ये क्या है, रोगी नर, ये क्या ही सामान्य मादा, ये संतान कैसे हुई, सामान्य मादा, ये कैसा हुआ, सामान्य पुरुष। आपसे पूछा गया है रोगी, रोगी दो हो गए, रोगी क्या हुआ, केवल एक ही हुआ है, यानी कि एक किस पर, 4 संतान है गुणा 100, तो रोगी कितने हुए, 25%। आपसे पूछा है वाहक, सामान्य कितने हुए, सामान्य संतान कितनी हुई, तो सामान्य ये दोनों सामान्य हुई है, कितनी थी टोटल, 4 गुणा 100 कितना हुआ, 50%। ठीक है। आपसे पूछा है अब वाहक संतान कितनी होंगी, तो वाहक कितनी है, केवल एक, जो मादा है, और टोटल कितनी, 4 गुणा 100 कितना आएगा, 25%। हीमोफीलिया की वाहक मादा का विवाह किसी सामान्य पुरुष से हो जाए तो रोगी 25% संतानें होती है, सामान्य 50%, वाहक 25%। आगे एक प्रश्न और, हीमोफीलिया से पीड़ित नर, नर कैसा है, रोगी, तो इसके लिए क्या लेना है, एक्स डैश वाई का विवाह सामान्य स्त्री, मादा कैसी है, सामान्य, सामान्य तो क्या रहेगी, एक्स एक्स, यानी कि एक्स, ये संतान करिएगा एक्स डॉट एक्स, फिर करिए एक्स डॉट एक्स, फिर करिए एक्स वाई, फिर करिए एक्स वाई, ये संतानें रहने वाली हैं, एक्स ये वाली, इससे फिर ये, इससे फिर ये, और इससे ही ये। देखिएगा ये क्या है, वाहक मादा, क्योंकि आप देखोगे मादा कभी रोगी निकल के नहीं आएगी, डबल नहीं आने की, केवल एक ही कंडीशन है, रोगी नर हो और वाहक मादा का जब विवाह हो जाएगा तभी आने की। ये क्या है, वाहक मादा, और ये क्या है, सामान्य नर, और ये भी क्या है, सामान्य नर। यहाँ रोगी कितने हुए, रोगी कोई निकला क्या, नहीं, 0%। वाहक कितने संतान निकली, तो 2, और कितनी थी टोटल, 4, कितना आ जाएगा, 50%। सामान्य संतान कितनी निकली, वो भी कितनी है, 2, कितने पर, 4 पर गुणा 100 कितना आ जाएगा, 50%। क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी में, मान लीजिएगा रोगी नर का विवाह, रोगी नर का विवाह वाहक मादा से कर दिया जाए। रोगी नर है तो क्या है, एक्स डॉट वाई, वाहक मादा है तो दोनों एक पर आएगा, करिएगा तो एक्स एक्स। अब यहाँ आएगी मादा जो रोगी वाली रहेगी, इसके बाद क्या आएगा, एक्स एक्स, फिर आ गया वही, फिर करिएगा तो ये, फिर करिए एक्स वाई, ये क्या है, रोगी, कौन, मादा, ये क्या है, वाहक, कौन है, मादा, क्योंकि मादा ही हमेशा क्या होगी, वाहक होगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा तो ये क्या है, रोगी, कौन, नर, और ये क्या है, सामान्य नर। अब आप देखिएगा इसमें आगे, रोगी कितने संतानें पैदा हुई हैं, तो 2 हुई है ना, एक रोगी नर और एक रोगी मादा, तो कितना आ जाएगा, 50%। बाहर कितनी पैदा हुई है, एक ही हुई है ना, तो 25%। और सामान्य कितनी संतान पैदा हुई, एक ही हुई है ना, वो भी नर, कितना आएगा, 25%। ये बात मैं समझ रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आई होगी। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हमने एक बात यहाँ पहले ही कही थी कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां कर रही हैं, और लक्षण किसमें प्रस्तुत हो रहा है, पुरुषों में। अब हम आनुवांशिक रोग में वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, इसका जो अन्य नाम है वो लाल
हरा वो अंधापन भी कहते हैं, क्योंकि वर्णांधता से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो नर या मादा कोई भी हो सकता है। वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसको डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, और इसकी पहचान के लिए इसे हरा कार्ड का यूज किया जाता है। अक्सर आपने फोर्सेस में या अन्य सरकारी नौकरियों में जब भी आप गए होंगे और वहाँ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जब किया जाता है तो इसे हरा कार्ड का भी प्रयोग किया जाता है। आप रेलवे ग्रुप डी में जब मेडिकल देंगे तो वहाँ भी इसी कार्ड का यूज आपको मिलेगा करने के लिए। देखिएगा, एक्स गुणसूत्र पर विकृत आ जाने से मादा वाहक सामान्य और रोगी हो सकती है। अक्सर हम ये पढ़ते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस हमेशा पुरुषों में होगा, मादा में नहीं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर विकृति के कारण होता है, तो नर के जो होते हैं वो एक्स वाई होंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक्स विकृति पर हो ही रहा है, इसलिए हमेशा किस में होगा? पुरुष में। क्लियर है? एक्स अब नर जो मादा होती है उसमें क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, तो वहां वो डबल एक्स हो सकता है, तो स्वस्थ भी हो सकती है। सिंगल एक्स हो सकता है विकृत वाला, तो वो वाहक हो जाएगी। दोनों एक्स विकृत होंगे तब वो रोगी हो जाएगी। क्लियर है? तो मर जो मादा होती है वो वाहक, स्वस्थ या रोगी कैसी भी हो सकती है, लेकिन पुरुष हमेशा रोगी होगा। एक प्रश्न है, वर्णांध पीड़ित महिला यानी कि जो पीड़ित रोगी मादा एक्स गुणसूत्र वाई का विवाह रोगी पुरुष से कर दिया जाए। पुरुष भी कैसा है? रोगी। ये पीड़ित है तो ये रहेगा, और ये होगा। अब संतान पैदा होगी एक्स डॉट एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। आप देख पा रहे हैं ये रोगी मादा, ये रोगी रोगी नर, और ये रोगी मादा, और ये रोगी नर। सभी संतान रोगी पैदा हो रही है। क्लियर? आपकी परीक्षाओं में आ जाए तो आप इस तरह से निकाल पाएंगे। एक बात यहाँ कथन कारण में प्रश्न पूछा जा सकता है, हीमोफीलिया व वर्णांध दोनों की वंशागति एक समान होती है क्योंकि दोनों रोगों में एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी आनुवंशिक रोग है, क्योंकि एक्स से ही हो रहे हैं। हमने चर्चा की थी आनुवंशिक रोगों की। आनुवंशिक रोगों में भी उनको पढ़ा जो गुणसूत्रों पर, दो तरह से हमने पढ़ा आनुवंशिक रोगों को। एक वो जिनमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, एक वो जिनमें गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है। हम पढ़ रहे थे गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के आधार पर भी हमने रोगों को दो भागों में बांटा था। एक वो जिनकी लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो रहा था, जिसमें हम पढ़ चुके कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इससे पहले पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कौन से? अलिंग यानी कि काय गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो देखिएगा, इसके दो रोग पढ़ लेते हैं, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों में ही आरबीसी विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। आरबीसी खराब होने के कारण ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। ये होता क्यों है? तो ये होता है 11वें गुणसूत्र पर खराब जीन आ जाने के कारण। उपचार है कि ऐसे रोगी का हमें बार बार रक्त बदलना पड़ता है। ये एक तरह से फैक्ट है, आप बिल्कुल रट लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे यहीं से। आगे है आपका एल कैप्टोन्यूरिया। ये तीसरे गुणसूत्र पर खराब जीन आ जाने के कारण होता है। एल कैप्टोन्यूरिया में क्या होगा कि मूत्र वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा मूत्र काला हो जाएगा। क्यों हो जाए? क्योंकि मूत्र का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला हम रोग पढ़ रहे हैं क्राइटोचैट। ये क्यों हो रहे हैं? ये सारे रोग आनुवंशिक रोग हैं, और कौन से हैं? जिनमें काय गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। क्राइटोचैट, इसमें चौथे गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, और लक्षण है कि बच्चे के रोने में बिल्ली जैसी आवाज आती है। एक है फिलाडेल्फोफिलिया सिंड्रोम, इसमें भी 22वें गुणसूत्र में खराबी हो जाती है। एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। अगला है आपका
गैलेक्टोसीमिया, इसमें क्या है, व्यक्ति दूध का पाचन नहीं कर पाता है। आपको उम्मीद है कि ये आनुवंशिक रोग समझ में आए होंगे। धन्यवाद।